हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आलोक और मैं आप लोगों का चैप्टर सोल्यूशन लेकर चल रहा था और अब तक हम लोगों ने 10 लेक्चर्स उसमें देख लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वॉन हफ फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मास है और ये लेक्चर नंबर 11 है। ये टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ये लास्ट लेक्चर होगा, बट एक लेक्चर मैं और लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं वॉन हफ फैक्टर क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास क्या है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वॉन हफ फैक्टर आई की, कि वॉन हफ फैक्टर आई होता क्या है। तो हेडिंग डालिएगा वॉन हफ फैक्टर आई, वॉन हफ फैक्टर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। तो हमको ये समझना है कि ये होता क्या है। एक्चुअली वॉन हफ ने इस फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया वॉन हफ फैक्टर। देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सारे प्रॉपर्टीज़ को देखा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को, जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये हम लोगों ने बता दिया कि जब भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी सोल्यूशन की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उनको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये तो पता था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये पॉइंट तब लिखोगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन यहां लिख लेते हैं ताकि प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। अब जब तक हमारा जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट है हमारा, जब तक वो एक तरह से नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, व्हेन इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो वहां डिसोसिएशन के चांसेस नहीं होते हैं, डिसोसिएट नहीं करता। तो यहां दो चीजें आती हैं। एक तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सॉल्यूट हम लेकर चल रहे हैं या जो कंपोनेंट हम लेकर चल रहे हैं और सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन यानी कि एक्वस फेज में जाने के बाद उनमें डिसोसिएशन हो जा रहा हो, वो टूट के दो अलग अलग पार्ट में बढ़ जा रहे हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि एसोसिएशन हो जा रहा हो। तो दो चीज़ें हैं, डिसोसिएशन समझना है और एसोसिएशन समझना है। तो डिसोसिएशन को देखिए कि मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल ले लिया हमने KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है। अगर KCl को हम देखें तो KCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, KCl एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये टूट जाएगा K++Cl- में। ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड इन एक्वस फेज। कब? जब सॉल्यूशन में जाएगा तो KCl K+ और Cl- में टूट जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन। मतलब एक मॉलिक्यूल आपने लिया था और वो डिसोसिएट होकर दो पार्ट में टूट गया। ओके। दूसरी चीज यहां पे हम लोग एक और लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम लोग एसिटिक एसिड ले लेते हैं, 2CH3COOH के दो मॉलिक्यूल लिए, और इन्होंने जब इसको हम लोग एक्चुअल में बेंजीन सॉल्वेंट लेते हैं, तो बेंजीन में ये एसिटिक एसिड एसोसिएट कर जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। तो वो कैसे जुड़ते हैं उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लोग लेते हैं तो ये क्या बनाता है, CH3COOH ट्वाइस बना लेता है। ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसोसिएशन। और ये कब होगा? जब बेंजीन आप सॉल्वेंट ले रहे हैं, बेंजीन में अगर आपने ऐसा कर दिया तो डिसोसिएशन हो गया, वहां पे एसोसिएशन हो गया, दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लिए। ठीक है। तो अगर आप देखो तो इस तरह से आपकी बुक में भी दिया होगा कि CH3, ठीक है, COO, और ये बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ? आने वाले नेक्स्ट के साथ। तो यहां पे H है और यहां पे आपका COH हो गया, और इधर H लगेगा। ठीक है। इधर इस तरफ H लगेगा, और ये भी किससे जुड़ा होगा? O से। ठीक है। इधर
O लगा होगा, ठीक, और ये किससे जुड़ा होगा, C से, और इसके साथ क्या होगा, CH3, ठीक है। तो CH3 COH O, COOH, तो इस तरह से तो ये जुड़ गए हैं, किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिए हैं, और ये एसोसिएट हो गए हैं, एक ही मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको एसोसिएशन में। ओके, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में वांटा फैक्टर क्या कहता है। वांटा फैक्टर कहता है कि वांटा फैक्टर I इज इक्वल टू, अगर हम I को डिफाइन करें तो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन आर एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन आर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय number of particles before dissociation oblique association। तो एक तो ये हो गया कि I क्या है, I वो फैक्टर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अब देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जा रहे हैं, यहां पे मान लीजिए कि 2 हो जा रहे हैं, अभी हमको जो दिख रहा है 2 मोल, और यहां पे कितना था, 1 ही मोल था, तो यहां पे I कितना हो जाएगा, 2/1 बिफोर आफ्टर, तो यहां पे I क्या होगा, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो जब भी डिसोसिएशन होगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, किसकी, I की। तो I क्या है, वांटा फैक्टर, और ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये कब क्या क्या कंडीशन है वो आपको दिख रही है कि इलेक्ट्रोलाइट हो या इस तरह का कोई कंपाउंड हो। दूसरी बात ये आती है कि I और क्या कहता है, I कहता है कि I इज इक्वल टू नॉर्मल मास अपॉन एबनॉर्मल मास। मतलब क्या हुआ इसका, अब देखिए हम लोगों ने इसका नॉर्मल मास लेकर चले थे, मुझे ये लगा कि मैंने एसिटिक एसिड डाला है तो उसका अपना एक नॉर्मल मास होगा। भाई हम मान के चलते हैं कि नॉर्मल मास इसका कितना है, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 12 + 3 15 + 12 27 + 1 28 और 32, ये मतलब 60। लेकिन अब यहाँ पे मास कितना हो गया, एसोसिएशन होने के बाद तो 120 हो गया, एसोसिएशन होने के बाद इसका जो मास हो गया वो 120 हो गया। इसका मास था 60 और इसका मास हो गया 120, ठीक है ना। तो दिस मास इज नॉट फॉर एसिटिक एसिड, वो एसिटिक एसिड का मास नहीं है। तो ऐसे मास को हम लोग क्या कहेंगे, एबनॉर्मल मास। इसे मास को क्या कहेंगे, एबनॉर्मल मास। तो आई क्या डिनोट करता है, आई ये भी डिनोट करता है कि नॉर्मल मास अपॉन एबनॉर्मल मास, नॉर्मल मास अपॉन एबनॉर्मल मास। ओके, आइए और आगे चलते हैं। आई की वैल्यू और क्या होती है, आई इज इक्वल टू अगर हम यहां पे देखें तो आई इज इक्वल टू एक तरह से ऑब्जर्व्ड, ये भी एक फार्मूला है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, और एक होता है कैलकुलेटेड, जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगी, आई के फैक्टर से कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर आपने कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली, कैलकुलेट करके निकाला, और आपको ये नहीं पता है कि आई क्या है, मतलब जो आपने सल्यूट लिया था वो अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएट कर रहा है, तो आई के फैक्टर से आपको जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आपको ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक ठीक नहीं मिलेगी। तो वांटा फैक्टर के ये 3 फार्मूले आप नोट कर लीजिए।
समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिसोसिएशन को लेकर चलेंगे पहले, फिर एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिसोसिएशन क्या है, कैसे हो रहा है, क्या कह रहे हैं उसमें, डिसोसिएशन क्या है। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा है डिसोसिएशन, जहां पे टूटेगा। अब डिसोसिएशन कहां होगा? सबसे पहले अब देखिए, इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? जैसे अगर आप ले लो यूरिया, ले लिया आपने ग्लूकोज, ये सब क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये पानी में डालने पे टूटेंगे नहीं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने 2 एग्जांपल ले लिए ताकि आपको समझ में आए। इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो वो अपने आयंस में टूटेगा ही टूटेगा। इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाएगा। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। ये बात समझ में आ गई कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन होगा। अब यहां पे आप एग्जांपल ले सकते हो, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, KCl, NaCl, इस तरह के अगर आप लेते हो एटसेट्रा, तो ये सब क्या है? इनमें डिसोसिएशन होगा ही होगा। अब जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे। तो इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल KCl ही लेकर चलते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल KCl डिसोसिएट्स। अब KCl डिसोसिएट्स करेगा तो अगर अब इसमें डिसोसिएशन का एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। अगर ये डिसोसिएट कर रहा है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है तो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा, एट इक्विलिब्रियम कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा। तो KCl डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयन। मान लीजिए कि यहां पे हम लोग लिखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। KCl डिसोसिएट्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू 100%। अगर ऐसा है, KCl डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयन कंप्लीटली, ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा। और कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा तो KCl क्या बना देगा? KCl देखिए, K प्लस Cl माइनस बना दिया। और जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया तो I क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है ना। बिफोर डिसोसिएशन क्या होगा? तो अब यहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 2 मोल। यहां पे अगर हम माने कि ये 1 मोल था तो यहां पे कितना हो गया? इसका 1 मोल आ गया और इसका भी 1 मोल आ गया। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया? I इज इक्वल टू 2/1, यानी कि I की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है ना।
तो यहां पे एक चीज ये कंफर्म हो गया, इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। इन केस ऑफ डिसोसिएशन, जब भी डिसोसिएट होगा, तो ये भी एक पॉइंट आ गया, ये हैशटैग पॉइंट लिख लीजिए, इन केस ऑफ डिसोसिएशन I is always greater than 1, ठीक है ना। इन केस ऑफ डिसोसिएशन I is always greater than 1, ठीक है। अब यहां पे एक बात ये भी थी, पहले भी हम लोगों ने लिखा था कि I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, I इज इक्वल टू, आपने ये लिखा था, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऐसा होगा तो जब आई ज्यादा होगा तो ऑब्जर्व्ड की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू कैलकुलेटेड, ठीक है ना। तो आई इंटू कैलकुलेटेड मतलब ऑब्जर्व्ड हमेशा ज्यादा ही होगा। भाई आई की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो, 2 तभी आएगा जब ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है। तो यहां पे ये भी एक पॉइंट आता है, हेंस ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ डिसोसिएशन। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या ये मैं कहूं कि ये जब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस तरह के स्टेटमेंट दिए रहते हैं, आपको स्टेटमेंट में से चुनना पड़ता है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई हो तो नोट कर लीजिए। तब हम लोग चलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की तरफ। डिसोसिएशन आपने देख लिया कि डिसोसिएशन क्या हो रहा है, आई की क्या फर्क पड़ रहा है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या रिलेशन निकल कर सामने आ रहा है। ओके, आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ठीक है। आइए, तो अब तक तो हम लोग इसलिए इसको देखें जब 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट कर जा रहा है, बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। भाई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट उसी को कहते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होंगे, तो हो सकता है कि उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% ना हो, कम हो, तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे और कैसे आई को कैलकुलेट करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अल्फा मोल्स आर डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल, ठीक है ना। कितने मोल डिसोसिएट कर रहे हैं 1 मोल से, अगर आप इनिशियली लेते हो, जैसे अगर हम लोग मान लीजिए कि वही उदाहरण लेते हैं और यहां पे कहते हैं KCl, और KCl को अब हम मान रहे हैं कि KCl इज नॉट 100% डिसोसिएटेड, KCl इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा मानकर चलते हैं। तो KCl के साथ अब देखिए क्या होगा, K+ और Cl- बनेगा। इनिशियली अगर हम लोग इसका 1 मोल लेते हैं तो इनिशियल देखिए, इनिशियल में अगर इसका 1 मोल लेकर चलते हैं इनिशियल में, तो इनिशियली इसके 0 होंगे, इसके भी 0 होंगे, और हम मान कर चलेंगे कि इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम पर KCl का अल्फा मोल डिसोसिएट कर गया, मतलब 1 में से अल्फा मोल, या हम ये मान लीजिए कि अगर 100 मॉलिक्यूल में से 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर गए, ठीक है ना। तो उसी को तो आप माइनस करोगे, और जो डिसोसिएट करेंगे वही तो जो है चेंज होंगे इसमें। तो मान लीजिए कि इसमें 1 माइनस अल्फा, मतलब ये पर्टिकुलर डिसोसिएट कर गया, 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट कर गया। हम मान के चल रहे हैं कि 20% डिसोसिएट कर गया, तो 0.2, 1 माइनस 0.2 हो जाएगा। अगर ऐसा सोचते हैं तो जितना डिसोसिएट करेगा
उतना ही तो ये भी बनेगा, उतना ही ये भी बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, अल्फा, यहाँ पे अल्फा। समझ में आया या नहीं समझ में आया? भाई आपने 100 मॉलिक्यूल लेकर चले थे, 100 मॉलिक्यूल में से केवल 20 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट कर रहे हैं। अब जब 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेंगे तो इसके 20 बनेंगे, इसके भी 20 बनेंगे। अगर इसका एक करता तो इसका भी एक करता, इसका भी एक करता। मतलब इसका एक मोल अगर डिसोसिएट होता तो इसका एक मोल बनता और इसका एक मोल बनता। अब यहाँ से केवल अल्फा डिसोसिएट किए तो अल्फा बना, इसका भी अल्फा बना। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब आइए आई की वैल्यू को निकालते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएंगे, ये आफ्टर डिसोसिएशन देख रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन में क्या हो जाएगा, अल्फा यहाँ पे प्लस अल्फा, और इसका कितना बचा, कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा। अल्फा डिसोसिएट हो गए तो 1 माइनस अल्फा बचा, तो प्लस 1 माइनस अल्फा, इधर वाली वैल्यू भी आपने रख दी, डिवाइडेड बाई बिफोर कितना था 1, इनिशियल कितना लिए थे 1, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1। तो आई की वैल्यू इसमें कहाँ क्या आ गई, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा से अल्फा चला गया, मतलब अल्फा प्लस 1 बाई 1, तो मतलब अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1। तो आई की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई कि आई की वैल्यू इज अल्फा प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आइए एक दूसरा एग्जांपल लेकर चलते हैं, जिससे और ज़्यादा क्लियरिटी हो। तो आइए एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा इस तरह का कि अगर मान लीजिए हमारे पास AX BY ये कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, AX BY जैसे Al2O3 है ना, तो ये X क्या डिनोट कर रहा है कि उसके कितने मॉलिक्यूल है। AX BY गिव्स क्या देगा, XA, और इस पर मान लीजिए कि ये एक कटायन है तो इस पे P प्लस, ठीक है ना, इस पे P प्लस, भाई जितने भी दे रहा हो, प्लस क्या देगा YB, और इस पे हम लोगों ने लिख लिया Q माइनस, मतलब इस पे चार्ज कितना है P प्लस और इस पे चार्ज कितना है Q माइनस। एग्जाम्पल बड़ा साधारण सा, जैसे Al2SO4 थ्राइस ले लेते हैं, या Al2O3 ले लो, या और भी समझिए, चलिए Al2SO4 थ्राइस ले लेते हैं। एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए, Al2SO4 थ्राइस ले लेते हैं। अब Al2SO4 में मतलब X को डिनोट कर रहा है 2, Y को डिनोट कर रहा है। अब जब ये टूटेगा तो यहाँ क्या बनाएगा 2Al, अब 3 प्लस, तो ये जो प्लस डिनोट कर रहा है वो P प्लस को डिनोट कर रहा है, और इधर ये SO4 आएगा तो इस पे जो माइनस होगा वो Q माइनस डिनोट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम, या पहले इनिशियल लेकर चलते हैं कि इनिशियली क्या हुआ। इनिशियली इसका हमने 1 मोल लिया था, यहां पे 0 था, यहां पे 0 था। एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, ये क्या हो गया 1 माइनस अल्फा, मतलब अल्फा डिसोसिएट कर रहा है, और जब अल्फा डिसोसिएट कर रहा है तो यहां पे क्या बनेंगे एक्स अल्फा, जितने इसके मोल हैं उतने बनाएगा। भाई अगर इसका 1 है, इसके कितने मोल है, एक्स है, तो ये एक्स अल्फा बनाएगा, और ये कितना बनाएगा वाई अल्फा बनाएगा। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आइए टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही तो होंगे आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन यही होगा। तो आई की वैल्यू यहां पर हम लोग निकालते हैं, आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा। यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा डिवाइडेड बाई पहले कितना था 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको और आगे लेकर चलते हैं, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, यहां से अगर अल्फा आप कॉमन ले लें, ठीक है, तो अल्फा को कॉमन ले लेते हैं, प्लस अल्फा, तो यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1। अब x प्लस वाई क्या थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम लोग n कह सकते हैं। x प्लस वाई टोटल नंबर ऑफ मोल है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल n,
तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं अब I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1। ठीक है, अगर इस वैल्यू को यहीं रहने दें, इसका मतलब तो कुछ है नहीं, बाई 1 का मतलब कुछ है नहीं, ठीक है ना। अगर एन अल्फा से यहां पे हम लोग एन अल्फा को देखते हैं, एन अल्फा से, अच्छा चलिए करते हैं पूरा। तो यहां पे हो जाएगा वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1। इसको कैसे सॉल्व किया जाए कि जो है आपका अल्फा की वैल्यू आ जाए। आइए, अगर यहां से अल्फा को कॉमन ले लेते हैं, यहां से अल्फा को कॉमन ले लेते हैं, तो पहले अल्फा को कॉमन ले लेते हैं। आई इज इक्वल टू अल्फा को अगर कॉमन ले लेंगे तो अल्फा को कॉमन लेंगे तो यहां पे हो जाएगा एन, इससे -1 आएगा और इधर +1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको नीचे लिख लेते हैं। यहां पे अल्फा कॉमन ले लिया तो अल्फा से आ गया n-1 + 1। ठीक है, तो अब देखिए ये प्लस अगर इधर जाएगा तो अल्फा n-1 इज इक्वल टू आई + 1, अल्फा इज इक्वल टू आई + 1 अपॉन n-1। इतनी बात समझ में आ गई। तो अल्फा के लिए ये वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। वैसे ज़्यादा सही ये रहता है कि आप वहीं जितना दिया हुआ है निकाल लो। ये फार्मूला है और फार्मूला हमेशा याद रहता नहीं है, ठीक है ना। तो ज़्यादा बेहतर तो यही होगा कि जितना अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया है, कि मान लीजिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका दे दिया था 0.2, हम यहीं से निकाल के डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फार्मूला हमेशा याद नहीं रहता एग्जाम में, तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। इस कॉन्सेप्ट से आपका सवाल, आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे। आइए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर द रिएक्शन K4 FeCN6 इक्विलिब्रियम में 4K प्लस FeCN6 -1 दे रहा है। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100%, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 50%। तो वांट ऑफ फैक्टर हमको निकालना है और हमारा सवाल है कि हमारे पास क्या है, K4 FeCN6 और ये देता है 4K प्लस FeCN6 पे माइनस। ठीक है, हमसे ये कह रहा है कि अगर इसका डिसोसिएशन 100% है, तो 100% डिसोसिएशन है तो देखिए इसका 1 मोल लिया इनिशियली, इसका 0 था, इसको 0 था इनिशियल में, और एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा भाई, 100% डिसोसिएट हो जा रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम पे 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये 1 नहीं होगा, ये 4 होगा, 4 है ना, 4 × 1, और ये कितना हो जाएगा 1। भाई इधर 4 है, 4 मोल बन रहे हैं। अगर 1 मोल होता तो 4 मोल बनता, तो यहाँ पे 4 मोल बनेंगे और इसका 1 मोल बनेगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू डिसोसिएशन होकर, कंप्लीट डिसोसिएशन होकर कितने मोल बन गए, 5 मोल बन गए। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 4 + 1, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन 1 इज इक्वल टू 5/1 इज इक्वल टू 5। तो ये तो पहला सवाल हो गया आपका कि जब 100% डिसोसिएशन है, 100% डिसोसिएशन में ये है। आइए 50% डिसोसिएशन पे देखते हैं कि 50% डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा। तो इसी सवाल को देखिए इस तरह से लगाएंगे, K4 FeCN6
इट गिव्स 4k प्लस FeCN 6 -1। इनिशियल लिखो सबसे पहला, आराम से, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फार्मूला को याद रखिए। 1, इसका कितना था 0, इसका कितना था 0। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है, 50% डिसोसिएशन है, तो 50% का मतलब कितना हो गया, फिर 50% का मतलब है कि 50/100 इज इक्वल टू 0.5, तो -0.5। अब 0.5 डिसोसिएट हुआ तो 0.5 ही वो फैक्टर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 0.5, ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 मोल बन रहा है तो यहाँ 0.5। बात को समझिए। अगर मैं इस तरह से नहीं लिखता, मैं इस तरह से लिखता, मैं दूसरी तरह से लिख के दिखाता हूँ कि अगर मैं ये लिखता कि नहीं भैया यहाँ 1 - अल्फा होगा, तो यहाँ कितना होगा 4 अल्फा होगा, और यहाँ कितना होगा, यहाँ भी अल्फा होगा, क्योंकि उसका 1 मोल बन रहा है, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू देखिए, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 - अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर। तो ये कितना हो गया 4 अल्फा प्लस 1 अल्फा 5 अल्फा में से, तो ये 1 - 4, 1 अल्फा 1 प्लस इस अल्फा से ये अल्फा चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा, आई की वैल्यू कितनी आ गई 1 + 4 अल्फा। और हम कह रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.5, तो अब जोड़ लो कितना आ जाएगा 1 + 4 × 0.5, तो ये कितनी आ जाएगी 1 + 2 = 3, ठीक है ना। तो अब यहां पे i की वैल्यू कितनी आ गई, i = 3। यहां पे i कितना आ रहा था 5। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया, नोट करिए, नोट करिए। मैं थोड़ी इंक पिला दूं। नोट हो गया, मिटा रहा हूं। हाँ, तो अब अगर हम बात करें आई की, तो आई का मतलब क्या हुआ, आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर आई, और ये क्या है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अगर हम यहां पे देखें तो इससे क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई इंटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जितने भी कैलकुलेटेड लिखना चाहिए भाई, ये देखिए कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, माफ करिएगा। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं तो आई फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं जो आपके कोर्स में है। उसमें पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए पहला था आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग दिखाते थे कि P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू B लिख लो, या ये इसी को हम लोग लिखते हैं काई सल्यूट। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करता है, सल्यूट पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये क्या था, कैलकुलेटेड था। अब हमको इसको
क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पर अब जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो आप उसमें आई की वैल्यू को इनटू करिए, उसके बाद लिखिए काई सल्यूट। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डिनोट करते थे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या था, याद आ रहा है, के बी इंटू एम, के बी इंटू एम। तो अब क्या लिखोगे, आई मतलब वांटर फैक्टर इंटू के बी इंटू मोलेलिटी स्मॉल एम। ओके। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहां पे क्या होता था डेल्टा टी एफ, अब इसको क्या आई की वैल्यू से लिख लेंगे, आई इंटू के एफ इंटू मोलेलिटी। चौथा प्रॉपर्टी क्या था, चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, पाई से। पाई इज इक्वल टू आपने लिखा था एम आर टी, अब क्या हो जाएगा आई इंटू एम आर टी। तो ये करेक्शन हो गए आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। अगर वहां डिसोसिएशन या एसोसिएशन आपका कंपाउंड अगर डिसोसिएट कर रहा है या एसोसिएट कर रहा है तो आपको ये सारे करेक्शन ध्यान में रखने होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और क्या रह गया है उसको देखेंगे। तो डिसोसिएशन हमारा यहीं खत्म होता है, इसके बाद हम लोग एसोसिएशन पे बात करेंगे। आइए बात करते हैं एसोसिएशन का। एसोसिएशन मतलब आपने जो मॉलिक्यूल्स लिए वो मॉलिक्यूल एसोसिएट कर गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने जो लिया था, अगर आप फाइनली देखेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन बनने के बाद डिक्रीज कर जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस। हम लोगों ने एसोसिएशन को देख लिया है, थोड़ा सा एसोसिएशन पढ़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं भाई, फॉर एग्जांपल व्हेन acetic acid is taken with benzene, then it associates and form डाइमर, और ये डाइमर बना लेगा। अभी बात की हम लोग इसके बारे में कि डाइमराइजेशन हो जाएगा, डाइमर बना लेगा। तो देखिए 2CH3COOH चेंज होकर क्या बना देगा, CH3COOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बात करें आई की, तो आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो कितना हो जाएगा भाई, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आफ्टर कितना हो जा रहा है 1 और बिफोर कितना था 2, तो 1/2। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन आई इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन the value of I is always less than 1। सही है, इतनी बात समझ में आ गई।
इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो I इज इक्वल टू, ये फार्मूला तो था, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब I की वैल्यू अगर 1 से कम है, I की वैल्यू अगर 1 से कम है, इसका मतलब तभी होगा जब ऑब्जर्व्ड कम होगा कैलकुलेटेड से। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हेंस ये सब पॉइंट पूछे जाते हैं। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लेस देन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और फार्मूला था, I इज इक्वल टू नॉर्मल मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मास। ठीक है। अब I की वैल्यू अगर 1 से कम है, I की वैल्यू 1 से कम कब होगी, जब एबनॉर्मल मास ज्यादा हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हेंस नॉर्मल मास इज लेस देन एबनॉर्मल मास। ओके, नोट करिए, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं, समझाते हैं। ठीक है। तो यहां तो हम लोगों ने जो बात की वो बात की कि जब ये कंप्लीटली एसोसिएट हो जा रहा है, कंप्लीटली, जिस तरह से हम लोगों ने डिसोसिएशन में पढ़ा था कि कंप्लीटली मतलब जितने मॉलिक्यूल लिए सब के सब डिसोसिएट हो गए, यहां जितने मॉलिक्यूल लिए सब के सब एसोसिएट कर गए, सब के सब एसोसिएट कर गए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो आइए उनके बारे में भी देखते हैं, दोनों चीजों को समझेंगे। मिटा दूं? ठीक है, मिटाता हूं। अच्छा देखिए, इफ सॉल्यूट इज 100% एसोसिएटेड, पहला कंडीशन ये लेते हैं, इफ सॉल्यूट इज 100% एसोसिएटेड, पूरी की पूरी तरह से एसोसिएट हो जाए। तो मान लीजिए कि यहां पे एक मॉलिक्यूल था, इसने दूसरा मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, इनका क्या हो रहा है, डाइमेराइजेशन। तो हमने इसका डाइमेराइजेशन देख लिया। डाइमेराइजेशन कर देने से ये क्या हो गए, दोनों मॉलिक्यूल डाइमर का फॉर्मेशन कर लिया, डाइमर का फॉर्मेशन कर लिया। अब डाइमर हो गए तो बाद में कितने हो गए, एक। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, I इज इक्वल टू 1/2 आफ्टर एसोसिएशन, एक हो गए, बिफोर में 2 थे। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे ट्राइमेराइजेशन हो गया, ट्राइमेराइजेशन हो गया, और ट्राइमेराइजेशन से इन्होंने 1 2 3 बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाद में बना 1, लिए कितने थे, 3। इसी तरह से हम लोग n मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 1 2 3 4। मान लिया कि हम लोगों ने n मॉलिक्यूल लिया हुआ है और इसका हम लोग पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं। तो पॉलीमराइजेशन से ये क्या बना लेंगे भाई, पॉलीमर बना लेंगे, बहुत बड़ा पॉलीमर बना लेंगे। तो अब यहाँ पे I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पॉलीमर बाद में बना, n मॉलिक्यूल पहले लगे, I इज इक्वल टू 1/n। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ सॉल्यूट इज, अगर कंडीशन यह है कि सॉल्यूट 100% डिसोसिएट कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन हम लोग लेते हैं कि इफ सॉल्यूट इज नॉट 100% डिसोसिएटेड, अगर ये 100% डिसोसिएट नहीं करेगा तब क्या होगा। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने लिया था Na और ये क्या बना रहा था, ये बनाएगा An, ठीक है ना। Na लिया था, N मॉलिक्यूल ऑफ A लिया था और वो पॉलीमराइज होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आ गई कि इनिशियली आपने 1 लिया, इनिशियली 0 था, आफ्टर इक्विलिब्रियम
इसमें 100% सॉरी डिसोसिएशन लिख दिया क्या मैंने, एसोसिएशन होगा ना, आई एम सॉरी फॉर दैट, 100% एसोसिएशन नहीं है, मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल एसोसिएटेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मान लिया कि कुछ ही मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस अल्फा, वहाँ पे 1 माइनस अल्फा, अल्फा ही कर रहे हैं, तो कितने कितने बनेंगे, अल्फा बाई एन। एसोसिएशन है, डिसोसिएशन नहीं हो, डिसोसिएशन होता तो एन अल्फा लिख लेते, यहाँ पे कितने अल्फा बाई एन हो जाएगा, ठीक है ना। इफ डिग्री ऑफ अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, सॉरी डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, यहाँ पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। आइए अब देखते हैं आई की वैल्यू कितनी आएगी, तो आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन कितने हो जाएंगे, तो आफ्टर एसोसिएशन देखिए ये भी और ये भी, तो इनको जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा बाई एन प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू अल्फा बाई एन माइनस अल्फा प्लस 1, ठीक, आई इज इक्वल टू, ठीक है। आइए आई इज इक्वल टू अल्फा को कॉमन लेते हैं, अल्फा को कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 बाई एन माइनस 1 प्लस 1, ये प्लस 1 अगर इधर चला आए तो अल्फा की वैल्यू अब देखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एन माइनस 1। ये बात समझ में आ गई, ये फार्मूला आप याद कर सकते हो, नहीं याद करने का मन है मत करिए, क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मिलता है एसोसिएशन के केस में जब आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना होता है। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, यहाँ पे डिग्री अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ओके। बात समझ में आई, बात समझ में आई या नहीं आई? जहां पे नहीं समझ में आ रहा हो आप वीडियो लेक्चर को देखिए, मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं, ओके। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए आपसे सॉल्व होता है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.5 मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HX इज 20% आयनाइज। HX है और वो 20% आयनाइज हो रहा है, तो मान लीजिए कि HX है, अब ये आयनाइज्ड होगा तो H+ बनाएगा और X- बनाएगा, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि इसकी मोलैलिटी कितनी दी हुई है, M इज इक्वल टू 0.5, ओके। KF दिया हुआ है 1.86 kg, KF इज इक्वल टू 1.86 kg मोल माइनस 1, ओके। तो लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मतलब डेल्टा TF कितना होगा, ये निकालना है आपको। अब यहाँ पे दे दिया है कि ये वीक एसिड है, मतलब सोल्यूशन में जाकर डिसोसिएट कर रहा है, तो वैसे तो हमारा फार्मूला कितना हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू M मोलैलिटी। तो हमको आई निकालना है, आई कैसे निकलेगा, मान लीजिए कि 20% है, इनिशियली कितना होगा, इनिशियल देखो 1 था तो इसका 1, इसका 1, सॉरी 0, इसका 0, इसका 0। अब एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना अल्फा, ये भी कितना अल्फा, तो आई कितनी हो जाएगी, आई इज इक्वल टू, ऊपर और लिखते हैं क्यों जगह बर्बाद करें, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1, कितना आ जाएगा 1 प्लस अल्फा बाई 1। और ये कह रहा है कि 20%, अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू 20%,
अब 20% का मतलब है कि 20 भागे 100 इज इक्वल टू 0.2, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1.2। आई की वैल्यू मिल गई, तो डेल्टा टी एफ निकाल लो। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1.86 इंटू 0.5, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, करिए, ये हो जाएगा 0.6 इंटू 1.86, इनका गुणा कर दिए तो 0.6 हो गया। अब इसका करिए तो कितना आ जाएगा, 6 6 36, 3 6 8 जा 48 प्लस 3 51, 5 6 1 जा 6 प्लस 5 11, और कितने 3 अंक पे लगा देना है, ठीक है। 1.116 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पे। पहले इसको मैं मिटा दूं, उसके बाद दिखाऊं। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ऑप्शन भी दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन AIPMT में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, डेल्टा TF होता है सर। डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू M। अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन है तो आई का फैक्टर मतलब वन हाफ फैक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है KCl। अब KCl है तो KCl 2 में टूटेगा, K प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो इसका आई कितना हो जाएगा, इसका आई हो जाएगा 2, 2 में टूटा, पहले 1 था, तो 2/1 इज इक्वल टू 1। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको C6H12O6। अब ये देखिए ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज है इसका नाम। नॉन इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा नहीं एक्वस सोल्यूशन में जाके, ठीक है। तो इसका I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, नहीं टूटेगा, जितना इधर जितना उधर, बिफोर और आफ्टर बराबर, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस। अब यहाँ पे देखिए ये टूटेगा कितने, 2Al प्लस 3SO4 मतलब 5 में, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है K2SO4। K2SO4 अगर टूटेगा तो 2K प्लस बनाएगा और 1 SO4 बनाएगा, मतलब कितने मोल बनाएंगे, 3 मोल बनाएंगे, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो अब सबसे ज्यादा डेल्टा TF किसका मिलेगा, डेल्टा TF सबसे ज्यादा उसी का होगा जिसकी I की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो डेल्टा TF की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए आएगी भाई, सबसे ज्यादा किसके लिए आएगी, I की वैल्यू सबसे ज्यादा यहाँ पे है, तो इसलिए डेल्टा TF की वैल्यू सबसे ज्यादा यहाँ पे आएगी। तो Al2SO4 थ्राइस इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। ओके, तो नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं। दिस इज ऑल अबाउट द सोल्यूशन चैप्टर। तो करीब करीब मैंने सोल्यूशन को ख़त्म कर दिया है। हाँ, एक लेक्चर यहाँ होना बहुत ज़रूरी है जिसमें मैं कम से कम 7-8 सवाल आपको 7-8 क्वेश्चन कराऊँ, न्यूमेरिकल कराऊँ, ताकि वो आपका पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाए। तो इन द लास्ट धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और कहनी थी मुझे, लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयरिंग जितना हो सके शेयर करिए। धन्यवाद।